तो दोस्तों चलिए आज लेकर के हैं आपके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सेट नंबर 13। दोस्त साइंस से एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर चल रहा है जो काफी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए चल रहा है? तो आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन एग्जाम के लिए चल रहा है। दोस्त काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में डाले जाते हैं, इसलिए क्या कीजिएगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा, बीच में छोड़ के या स्किप करके मत जाइएगा, नहीं तो दोस्त इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है उसे आप मिस कर दीजिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा। और हाँ, जो लोग टेस्ट दे दिए हैं, आज अगर आप स्कोर कार्ड का वेट कर रहे हैं और आंसर की का, तो आपको बता देता हूं दोस्त कि आज आपका स्कोर कार्ड और आंसर की नहीं आएगा किसी कारणवश से। कल आपका स्कोर कार्ड और आंसर की दोनों आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको क्या है कि आज एक दिन एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। तो जो लोग टेस्ट से वंचित रह गए हैं, टेस्ट नहीं दिए हैं, दोस्त आपके लिए तो बेनिफिट है कि आप आज दे सकते हैं टेस्ट, क्योंकि आज हम लिंक डीएक्टिव नहीं करेंगे, कल कर देंगे आपका लिंक डीएक्टिव, एक नया लिंक भी जनरेट कर देंगे, प्लस स्कोर कार्ड और आंसर की भी कल आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए क्या करते हैं कि जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट 13 में लेकर के आए हैं उसे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए दोस्त, ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चला है, किसके लिए चला है? एलपी और टेक्नीशियन वाले के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी डाला हुआ है। देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पे काम करती है। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट है। दो तरीका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो आपको कभी कभी पूछ देगा कि रॉकेट किसके नियम पे काम करती है, और दूसरा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉकेट किसके संरक्षण सिद्धांत पे काम करती है। तो ध्यान रखिएगा, रॉकेट जो होता है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करती है। थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करती है। नियम कहता है तो ध्यान रखिएगा न्यूटन साहब के नियम पे काम करता है। तो न्यूटन साहब के नियम धड़ल्ले से देता है 1 2 3। तो नियम याद रखिएगा, किसके नियम पे? न्यूटन के थर्ड नियम पे काम करता है। थर्ड नियम न्यूटन साहब का क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसी पे रॉकेट काम करता है। कैसे काम करता है? तो रॉकेट में जो ईंधन होती है, जलती है, तो जितनी तेजी से धुआं बाहर छोड़ती है उतनी ही तेजी से धक्का रॉकेट को देती है, जिसकी वजह से रॉकेट क्या होती है कि आगे बढ़ती चली जाती है। संवेग संरक्षण पे क्यों काम करती है? तो संवेग संरक्षण चाहे ऊर्जा संरक्षण कोई भी हो, ऊर्जा संरक्षण पड़े होइएगा, क्या कहा जाता है उसमें कि ऊर्जा को ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना तो उसे विनाश किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में ही परिवर्तित करके रॉकेट को ऊपर भेजने का काम किया जाता है। क्या होता है कि इसमें ईंधन को उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे भी काम करता है। कौन से संवेग संरक्षण? ध्यान रखिएगा, रेखीय संवेग संरक्षण पूछा जाएगा, सीधा संवेग संरक्षण याद मत रखिएगा, रेखीय संवेग संरक्षण याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं, इसलिए इसे मिस मत कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आपको कि चलती ट्रेन में एक यात्री सिक्का को क्या करता है कि उछाल देता है। सिक्का क्या होता है? उछालने के बाद जो है पीछे चला जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि ट्रेन की गति क्या हो रही होगी जिसकी वजह से सिक्का जो है पीछे चली गई है। तो ध्यान रखिए, कहा जा रहा है पहला नंबर की त्वरित रही होगी, ट्रेन की गति त्वरित रही होगी जिसकी वजह से सिक्का है कि पीछे चला गया होगा, या दूसरा नंबर कहता है कि ट्रेन की गति एक समान से चल रही होगी, या मंद मंद चल रही होगी, या वृत्ताकार पटरियों के साथ जो है चल रही होगी, इस वजह से सिक्का पीछे चली गई होगी। किस वजह से? आपको हम बताते हैं कि ट्रेन की गति त्वरित रही होगी, मतलब तेज गति में रही होगी, जिसके वजह से सिक्का जैसे ही हम उछाले होंगे सिक्का पीछे चली होगी। तो ये जो है फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर एक समान गति से अगर ट्रेन चलती तो जैसे ही हम सिक्का को ऊपर फेंकते, सिक्का फिर मेरे हाथ में आ जाती एक समान वेग में। ध्यान रखिएगा, तो ये चीजें होती, लेकिन एक समान में नहीं चल रही है, ट्रेन त्वरित है, ट्रेन त्वरित है, जिसकी वजह से जैसे ही सिक्का ऊपर उछाले, ट्रेन के साथ तो हम गति में बने हुए हैं, ट्रेन के साथ तो हम चले गए, लेकिन जैसे सिक्का को ऊपर उछाले, सिक्का ऊपर जाते ही हमें ट्रेन को छोड़ दी और ये हवा में आ गई। हवा में आने के बाद जो है हमारी गति तो ट्रेन के साथ ही तो बढ़ गई, लेकिन इसकी गति तो पहले ही जैसी है। ट्रेन क्या है? त्वरित है, तेज में है, इसलिए यह पीछे चली गई। ध्यान रखिएगा, त्वरित करने का मतलब कि अपनी स्पीड बढ़ा रही है। तो अभी 1 सेकंड के लिए आपका स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, फेंके 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही है, अब सेकंड बाद 12 किलोमीटर प्रति घंटा हुई, तो स्वाभाविक है कि ये पीछे जाएगी। यही वजह है कि ट्रेन त्वरित रही होगी, जिस वजह से क्या है कि ये सिक्का जो है पीछे चली गई होगी। दोस्त ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है इसमें कि किसी वस्तु का जड़त्व वस्तु को डैश का कारण बनता है। किसी भी वस्तु का जड़त्व जो है वस्तु का
किसका कारण बनता है? पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि अपनी गति बढ़ाने का कारण बनती है, या दूसरा नंबर कहता है कि अपनी गति कम करने का जो है कारण बनती है, या तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है कि अपनी अवस्था में क्या है कि किसी भी परिवर्तन का जो है विरोध करने की कारण बनती है, या फोर्थ नंबर कह रहा है कि घर्षण के कारण जो है धीमी करने का कारण बनती है। दोस्त बनती किसका कारण? तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि किसी भी वस्तु का क्या होता है कि जब कोई वस्तु जो होता है, जड़त्व जो होता है, तो कोई भी वस्तु क्या होता है, अगर विराम में है दोस्त, विरामावस्था में है, उसको अगर आप गति में लाइएगा जबरदस्ती, तो वो वस्तु कहेगा कि न, हम गति में नहीं जाएंगे, हम जहां है वहीं रहने दीजिए। तो वो क्या करेगा कि आपको विरोध करेगा गति का, कि नहीं हमको गति में मत लाइए, विराम में ही रहना चाहिए। अगर या कोई वस्तु अगर आपको गति में है और उसको विराम में लाना चाहते हैं, तो वो विराम को विरोध करेगी कि नहीं हम गति में है, गति में चलने दीजिए। मतलब कि विरोध करने का काम करती है, अपने अंदर परिवर्तन का, अपने अंदर परिवर्तन का क्या करेगी? विरोध करेगी। तो ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अपने गति के अवस्था में किसी भी परिवर्तन का क्या करेगी? कि विरोध करेगी। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फुटबॉल के खेल में गोलकीपर क्या करता है कि गोल शॉट जब दी जाती है तो गेंद को पकड़ने के बाद हाथ को तुरंत पीछे खींची जाती है। यह गोलकीपर को डैश करने में सक्षम बनाती है। क्या करने में सक्षम बनाती है? जैसे हम बॉल के साथ साथ हाथ को जब पीछे करेंगे। या दूसरे तरीका से दोस्त क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिकेट खिलाड़ी जब क्रिकेट की बॉल को पकड़ता है, कैच करता है, तो बॉल की दिशा में ही अपनी हाथ को पीछे क्यों खींचता है? ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं। पहला कारण जान लीजिए कि बॉल की दिशा में जैसे ही हाथ पीछे खींचेंगे तो टाइमिंग बढ़ जाता है। क्या होता है? टाइमिंग बढ़ जाता है। टाइमिंग बढ़ने से क्या होता है कि हमें बॉल का गेंद जो है क्या होता है कि धक्का कम लगाती है, मतलब समय बढ़ जाने से हमें चोट का अनुभव कम होता है, बल कम लगता है। दूसरा नंबर ये होता है कि संवेग का मान भी कम हो जाता है, संवेग का मान भी कम हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, संवेग परिवर्तन भी कम हो जाता है। तो ये दो कारण होता है जिसके वजह से आसानी से कैच कर लिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर है, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन दो इसमें करेक्ट है। ठीक है, कोई एक नहीं है, इसमें दो करेक्ट है। तो इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि गति के तीसरे नियम के अनुसार, गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होता है? तो क्रिया और प्रतिक्रिया एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये न्यूटन साहब के तृतीय गति नियम है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, यह सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि हमेशा अलग अलग पिंड पर विपरीत दिशा में क्या होता है कि कार्य होता है। विपरीत दिशा में कार्य मतलब कि क्रिया प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। खैर पढ़े होइएगा न्यूटन का थर्ड लॉ तो पता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की सतह के पास कह रहा है, सतह पर नहीं कह रहा है, चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने वाली अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तु है, तो उसकी स्थिति क्या होगी? ध्यान रखिएगा, क्या होगी उसकी स्थिति? चंद्रमा के समीप अगर दो वस्तु है आ रही है चंद्रमा के नीचे, तो उसकी स्थिति क्या होगी? कहा जा रहा है फर्स्ट नंबर में कि किसी भी क्षण समान वेग हो जाएगा, मतलब किसी भी समय दोनों का वेग इक्वल हो सकता है। या दूसरा नंबर कह रहा है कि अलग अलग त्वरण होगा, अलग अलग त्वरण होगा। या तीसरा नंबर कहा जा रहा है कि समान परिमाण के बलों का जो है अनुभव होगा। अनुभव मतलब ऐसा लगा कि नहीं समान बल है, समान परिमाण बल से हम नीचे आ रहे हैं, ऐसा फील होगा। क्या ये हो सकता है? या फोर्थ नंबर कहा जा रहा है आपको कि उसके जड़त्व में परिवर्तन होगा। दोस्त होगा क्या अगर कोई दो पिंड चंद्रमा के समीप है? ध्यान रखिएगा, अगर कोई दो पिंड वाली वस्तु है अगर चंद्रमा के समीप है और चंद्रमा की ओर अगर गिर रहा है, तो ध्यान रखिएगा जैसे चंद्रमा के ग्रेविटेशनल क्षेत्र में पहुंचेगा वैसे दोनों समान वेग से नीचे आएगा। क्या आएगा? किसी भी समय उसकी वेग क्या हो सकती है कि समान हो सकती है, जैसे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में चंद्रमा के पास में पहुंचेगा। तो ये क्या होगा? ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि किसी भी क्षण वो समान वेग उसकी हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान बताना है आपको। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान बताना है। तो पहला देख लीजिए, पहला नंबर क्या कहा जा रहा है कि भूमध्य रेखा और ध्रुव पर जो है क्या होगा कि समान होगा। भूमध्य रेखा और ध्रुव पर समान होगा? नहीं भाई, ये तो हो ही नहीं सकता है। भूमध्य रेखा पर कुछ और होता है और ध्रुव पर कुछ और होता है। ध्यान रखिएगा, समान नहीं होता है।
दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर कहा जा रहा है कि ध्रुव पर सबसे कम होता है। क्या ये हो सकता है कि ध्रुव पर सबसे कम होगा? या तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है इसमें कि भूमध्य रेखा पर सबसे कम होगा? या चौथा नंबर इसमें कहा जा रहा है कि ध्रुव से अगर हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो वो बढ़ेगा भूमध्य रेखा की ओर जाने पर? क्या ये हो सकता है दोस्तों? होगा को क्या? तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि भूमध्य रेखा पर सबसे कम होगा। क्या होगा? भूमध्य रेखा पर, अच्छा ये है, हाँ थर्ड नंबर, भूमध्य रेखा पर क्या होगा कि सबसे कम होगा। अब कम क्यों होगा जान लीजिए, क्योंकि आपको हम बताते हैं कि गुरुत्वाकर्षण जो होता है उसकी त्रिज्या पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? त्रिज्या पर। ध्रुव पर क्या होता है कि त्रिज्या जो है क्या होता है कि सबसे कम होती है, तो उस पे आकर्षण क्या होगा कि अधिक होती है, जिसकी वजह से वहां पे गुरुत्वीय बल भी अधिक लगेगा। ध्यान रखिएगा। और भूमध्य रेखा पर जाइएगा तो त्रिज्या अधिक हो जाती है, त्रिज्या अधिक हो जाती है, तो वहां पे क्या होगा कि कम होगा। तो ये चीजें होती है, इसको ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं ऐसे सवाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है इसमें कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल अगर F है, यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को अगर उनके बीच की दूरी बदले बिना आधी कर दिया जाए, अच्छा आधी कर दिया जाए, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? मतलब समझ लीजिए, कह रहा है कि इसमें दो वस्तु है, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी होती है ना, तो दूरी को न चेंज करे, दूरी को चेंज न करे, या द्रव्यमान को क्या कर दिया जाए कि आधा कर दिया जाए, तब जो है गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे तरीका से भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसको समझ लीजिए। तो पहले तो जान लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान इसमें मतलब फॉर्मूला क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल यानी F बराबर जो होता है कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई डी स्क्वायर। क्या होता है? बाई डी स्क्वायर होता है। ध्यान रखिएगा, तो ये फॉर्मूला होता है। इसमें ध्यान रखिएगा, ये दो पिंड है, एक पिंड यहां देख लीजिए, एक पिंड यहां देख लीजिए, कैपिटल M है स्मॉल m है, तो ये दो पिंड है, दोनों बीच की दूरी जो है d है। ठीक है, तो दूरी नहीं चेंज किया जाए, लेकिन द्रव्यमान दोनों का क्या किया जाए कि आधा कर दिया जाए। तो आधा मतलब कैपिटल M को भी m/2 कर दिया जाए, स्मॉल m को भी क्या कर दिया जाए? m/2 कर दिया जाए। तब उस सिचुएशन में फोर्स का वैल्यू क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, तो फॉर्मूला पर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? F बराबर कैपिटल G इंटू कैपिटल M बाई क्या हो जाएगा? कैपिटल M/2 हो जाएगा इंटू स्मॉल y m/2 हो जाएगा, अब बाई डी है डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा तो 2 दूना 4 है, 4 हो जाएगा, कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई डी स्क्वायर इंटू 1/4 कर दीजिए, 1/4 के इधर ले जाइए। ये पूरा फॉर्मूला F का होता है, तो F का क्या होगा? F/4 हो जाएगा, मतलब कि एक F/4 F/4 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन मेरा क्या होगा कि फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं दोस्त, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि एक लड़का एक क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर, एक लड़का एक क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है कि धागे को गोल गोल ऐसे घुमा रहा है। अब किसी भी क्षण क्या हो सकता है कि धागा टूट जाए, धागा टूट जाए, तब क्या होगा? ध्यान रखिएगा, तो ध्यान रखिए, आपको हम बताते हैं कि ऐसे गोल गोल जब धागे को घुमा रहे हैं, अगर धागा जैसे टूटेगा वैसे एक बार गोल घूम के ऐसे आगे की ओर निकल जाएगा। तो मतलब कि एक वृत्ताकार वृत्त के पथ में ही ऐसा लगेगा कि स्पर्श रेखा बनाते हुए, वृत्त की स्पर्श रेखा बनाते हुए वह आगे निकल गई है, ये आपको लगेगा, मतलब ऐसा बनेगा भी। ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको दिखे न दिखे वो अलग चीजें है, लेकिन फिजिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यही होगा कि वृत्ताकार सर्किल बनाते हुए, टच करते हुए वह आगे बढ़ेगी जब उसका धागा टूट जाएगा। तो किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़े, पीछे बढ़े, दाएं बढ़े, बाएं बढ़े, लेकिन वृत्ताकार सर्किल के स्पर्श रेखा बनाते हुए वह आगे क्या होगी कि सीधी रेखा में आगे बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि वृत्ताकार पथ पर स्पर्शीय सीधी रेखा में क्या होगा कि वह घूम जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक वस्तु अलग अलग घनत्व वाले क्या होता है कि 3 तरल पदार्थ में क्या होता है कि रखा जाता है। अब 3 तरल पदार्थ में रखा जाता है, तो वस्तु कौन कौन सा है? एक तो D1 है, D2 है, D3 है, तीनों को तरल अलग अलग 3 तरल पदार्थ में रखा जाता है। अब उसका जो है सतह पर जो है उसका आयतन क्या है कि 1/9 2/11 और जो है क्या है आपका दे दिया है 3/7 के साथ अगर तैरता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा, कौन सा स्टेटमेंट होगा?
तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि कोई भी वस्तु अगर पानी में डूबती है तो पानी को उतना ही विस्थापित करती है जितना भाग वह डूबती है, ठीक है। और जितना भाग ऊपर रहती है, जो ज्यादा ऊपर रहेगा उसका आयतन उतना अधिक होगा, जो ज्यादा ऊपर रहेगा उतना ही आयतन क्या होगा कि अधिक होगा। तो इसमें देख लीजिएगा कि किसका जो है आपका सबसे ऊपरी भाग है उतना वो सबसे आयतन होगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि यहां जो देख रहे हैं आप, तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि D1 लेस देन D2 लेस देन जो है D3, मतलब D3 का मान जो है क्या होगा कि सबसे अधिक होगा। तो D3 आपका है क्या 3/7 है, वो सबसे अधिक होगा, ठीक है। 3/7 का आयतन अधिक होगा, उसके बाद जो है 2/11 का आयतन अधिक होगा, उसके बाद जो है आपका 1/9 का आयतन अधिक होगा, मतलब 1/9 का आयतन जो होगा क्या होगा कि सबसे कम होगा। तो ध्यान रखिएगा ये चीजें हैं, तो जो जितना ऊपर होता है उतना ही उसका आयतन अधिक होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है संबंध है, क्या संबंध है, F बराबर कैपिटल G इंटू स्मॉल g इंटू बाई डी स्क्वायर है। अच्छा, तो इसमें G राशि जो है, G कैपिटल G जो है वो क्या है ये बताना है। इसमें ध्यान रखिएगा, ये गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल G जो होता है आपको हम बताते हैं कि वो स्थिरांक होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है। किसका होता है तो सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या प्रकृति का सार्वभौमिक स्थिरांक कैपिटल G का वैल्यू जो होता है सो। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि G का मान क्या होता है। अब देखिए ये दूसरे तरीका से G को पूछा गया है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण में G का आपको बताया जा रहा है इसमें कि G का राशि का मान क्या होता है। देख लीजिए ऑप्शन, देख लीजिए ऑप्शन क्या कहा जा रहा है इसमें। पहला ऑप्शन कहा जा रहा है आपको कि केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है कैपिटल G जो होता है सो। क्या इस पे निर्भर करता है? नहीं दोस्त, कैपिटल G का मान इस पे निर्भर नहीं करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर आपको कहा जा रहा है इसमें कि केवल पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करती है, इस पे भी निर्भर नहीं करती है। तीसरा नंबर देखिए, कहता है कि इसमें पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करती है। नहीं दोस्त, ये फोर्थ नंबर होगा, क्या कि वह द्रव्यमान और त्रिज्या से बिल्कुल स्वतंत्र होता है, स्थिरांक होता है, सार्वभौमिक स्थिरांक, इसीलिए कहा जाता है उसको कि सब तरह से जो है कांस्टेंट बना रहा है वो, ठीक है। तो ये चीजें है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि दो कण है, कुछ दूरी पर रखा गया है, दो कण कुछ दूरी पर रखा गया है, यदि दोनों कणों का द्रव्यमान क्या कर दिया जाए कि दोगुना कर दिया जाए, बीच की दूरी अपरिवर्तित रहे, मतलब बीच की दूरी परिवर्तन न किया जाए, तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। ध्यान रखिए, ये पहले वाला क्वेश्चन हो गया, क्या कि बीच की दूरी को परिवर्तन न किया जाए, द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए, तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा। यही सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दोगुना कर दिया है द्रव्यमान को। तो फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर दोस्त होता है मेरा क्या कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई डी स्क्वायर होता है ना। तो डी को नहीं बदलेंगे, ये दो पिंड है, ध्यान रखिएगा, कैपिटल M इंटू एक स्मॉल m है और बीच की दूरी d है, लेकिन ध्यान रखिएगा दूरी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, द्रव्यमान को दोनों को दो से गुना कर दीजिए, तो F बराबर क्या हो जाएगा 2 कैपिटल M इंटू 2 स्मॉल m बाई डी स्क्वायर, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला होता है किसका, G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई डी स्क्वायर, F का होता है, F को रख दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा ये दोस्त, क्या आ गया 4 गुना हो गया, 4F आना गया, तो ये 4 गुना हो गया। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, इस पे भी सवाल पूछे जाते हैं दोस्त, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि वायुमंडल पृथ्वी से डैश से जुड़ा हुआ है, तो पृथ्वी के किसके द्वारा जुड़ा हुआ है वायुमंडल, यही बताना है। तो अपना वायुमंडल जो है पृथ्वी, वो पृथ्वी का वायुमंडल जो है वो गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, किससे, गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा हुआ है, तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जुड़ा हुआ है। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें कहा जा रहा है कि एक इकाई दूरी से अलग किए गए, एक इकाई दूरी से अलग किए गए क्या इकाई बिंदु द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। जी हाँ, आपको हम बताते हैं, समझ लीजिए क्वेश्चन फिर से, वही गुरुत्वाकर्षण बल के जो है फॉर्मूले पर ही है। ये क्या कहा जा रहा है इसमें कि एक इकाई दूरी से अलग किया जा रहा है और 2 इकाई बिंदुओं पर द्रव्यमान है, तो 2 इकाई ले लीजिए, उसको द्रव्यमान रख दीजिए,
m1 इंटू m2 चाहे यहाँ पे हाँ m1 इंटू m2 रख दीजिए, दोनों के बीच की दूरी है, इसके बीच आकर्षण बल लगता है कैपिटल जी लगता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो आपको हम बता दिए हैं कि कैपिटल जी को क्या कहा जाता है, क्या यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, क्या बोलते हैं इसको, सार्वभौमिक जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो इसमें देख लीजिएगा कौन सा है, ये 4th नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होगा। ठीक है, इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि त्रिज्या r वाली पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार क्या होगा। जी हाँ, पृथ्वी के केंद्र में कह रहा है, पृथ्वी के सेंटर में कह रहा है कि किसी वस्तु का भार क्या होगा। तो सेंटर में ध्यान लीजिए कि आपका स्मॉल जी जो होता है उसका वैल्यू 0 होता है, स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और इसमें ध्यान जान लीजिए भार कह रहा है, तो भार कहेगा तो W बराबर m इंटू जी होता है, m इंटू जी होता है। इसके जगह पर अगर रखेंगे जी का जगह पर 0 रख दीजिए तो क्या हो, भार पूरा मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब कि पृथ्वी के केंद्र में किसी भी वस्तु का भार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पृथ्वी और सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पृथ्वी और सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सेब क्या होता है कि पेड़ से जो है गिरता है, सेब क्या होता है, पेड़ से नीचे गिरता है। यदि F कहता है कि F1 जो है पृथ्वी द्वारा सेब पर लगाया गया बल का परिणाम है। F क्या है, पृथ्वी द्वारा सेब पर बल लगाता है, और F2 जो है सेब पृथ्वी पर बल लगाता है। तो परिणाम क्या होगा, दोनों में क्या रिलेशन होगा, ये कहा जा रहा है। पहला देख लीजिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि F1 F2 से अधिक होगा, F1 F2 से क्या अधिक होगा, या दूसरा नंबर कहता है कि नहीं F2 जो है F1 से अधिक हो सकता है, या तीसरा नंबर कहता है कि F1 F2 से थोड़ा अधिक हो सकता है, या चौथा नंबर कह रहा है कि F1 F2 के बराबर होगा। क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं। जब पेड़ से सेब नीचे गिरता है तो क्यों गिरता है, पेड़ में जब तक सेब लगा हुआ है तब तक वह अपनी ओर पृथ्वी को खींचने का कोशिश करता है, और पृथ्वी भी अपनी बल से खींचने का कोशिश करता है। मतलब कि क्रिया प्रतिक्रिया दोनों का हो रहा है और विपरीत हो रहा है। ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को अप्लाई करता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि F1 जो होगा F2 दोनों बराबर बल लगा रहा है, F1 और F2 दोनों बराबर बल लगा रहा है। तो F1 और F2 क्या होगा कि ये दोनों बराबर होगा, ये 4th नंबर मेरा करेक्ट होगा। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का बल लग रहा है दोनों पे, तो न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे क्या होगा कि अप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि जब कोई पिंड पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरता है, क्या है कि जब कोई पिंड पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से फ्री रूप से गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी। जी हाँ, उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी, यही कहा जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। कहा जा रहा है पहला नंबर की बढ़ जाएगी, या दूसरा नंबर घट जाएगी, या तीसरा नंबर स्थिर रहेगी, या चौथा नंबर कहती है कि पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। क्या होगी, जब कोई वस्तु फ्री रूप से गिर रही है। ध्यान रखिए कि स्वतंत्र रूप से अगर गिर रही है, अगर इसी में कहा जाता कि उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती, तो दोस्त गतिज ऊर्जा क्या है, बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती स्वतंत्र रूप से गिरने पे। स्थितिज ऊर्जा क्या होती कि कम जाती, स्थिति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं। इसकी कुल ऊर्जा का रही है तो कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो स्थिर ही रहेगा। ये 3rd नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि जितनी गतिज ऊर्जा बढ़ती है उतनी ही स्थिति ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दोनों का योगफल हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा एक ही जैसा होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक कार समतल सड़क पर जो है त्वरित है, एक कार जो है समतल सतह पर मतलब चल रही है तेजी से, और अपने प्रारंभिक वेग से क्या करती है कि उसको 4 गुना प्राप्त करती है, अपनी प्रारंभिक वेग से 4 गुना प्राप्त करती है। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, हम पहले ही आपको बता दिए हैं। स्थितिज ऊर्जा की बात कर रही है तो स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। गतिज ऊर्जा अगर 4 गुना हुआ तो गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ सकता है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं होगा। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, उसकी स्थिति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, कहा क्या जा रहा है इसमें कि ऋणात्मक कार्य की स्थिति में, ऋणात्मक कार्य नेगेटिव जो वर्क होता है, तो उसमें क्या होता है कि बल और विस्थापन के बीच जो है कोण कितना बनता है। नेगेटिव 3 तरह से कार्य होता है ना, एक तो धनात्मक कार्य होता है, ऋणात्मक कार्य होता है, एक शून्य कार्य होता है। 3 तरह का कार्य होता है। तो इसमें ऋणात्मक कार्य कहा जा रहा है कि ऋणात्मक कार्य में कितना डिग्री का मान बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक कार्य कब होगा, जब मान लीजिए कि हम धक्का दिए, ठीक है, हम धक्का दिए
उसी विपरीत दिशा में नहीं खसकेगा, वो हमारी ओर ही खसक जाएगा, तो वो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 180 डिग्री का कोण बनाएगा। ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर 180 डिग्री का। जब खसकेगा ही नहीं, विस्थापित होगा ही नहीं, तब क्या होगा कि 0 डिग्री का वो बनाएगा। तो मतलब ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्त ये था अपना 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, जो सेट 13 में है। नेक्स्ट डे आपका जो है सेट 14 आएगा, 14 आएगा, उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 9th और 10th से पूछा ही जाता है एलपी और टेक्नीशियन में, तो इसको मिस मत कीजिएगा। और जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं, जाकर के टेस्ट दे लीजिए। और जिनको लगता है कि नहीं चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, तो दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि आपके लिए काफी बेनिफिट होने वाला है। और ये सब का अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, कहां मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, जाकर के वहां से आप जुड़ जाइए टेलीग्राम से। चलिए फिर हमको इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक नए सेट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।